अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के क़ौमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। खलाई शुबा में इस्लाहात ने हिंदुस्तान को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना दिया। वज़ीर आज़म का बयान। हैदराबाद में मुल्क की सबसे बड़ी रॉकेट फैक्ट्री का वर्चुअल तौर पर किया इफ्तिताह। नए लेबर कोड मजदूर मुखालिफ है, हुकूमत उन्हें फौरी तौर पर वापस ले लें। कांग्रेस का मुतालबा, मुल्क गिर एहतजाज की भी धमकी। मेडिकल कॉलेजों में बदनवानी मामले में मुल्क भर में ईडी के छापे। आरएसएस से वाबस्ता तंजीम ने एसआईआर पर उठाए संगीन सवाल। बीएलओ की खुदकुशी पर इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। वादी कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ वसी पैमाने पर छापे। मुतअद्दिद अज़ला में तलाशी कार्रवाइयाँ तेज। और कांग्रेस अरकान का दिल्ली में बढ़ती आलूदगी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ऑक्सीजन मास्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। तो ये थी सुर्खियाँ में खबरें तफसील से। हैदराबाद की मारूफ निजी खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीक़ा से इफ्तिताह किया। शमशाबाद के करीब कायम ये जदीद रॉकेट फैक्ट्री हिंदुस्तान की सबसे बड़ी निजी रॉकेट फैक्ट्री करार दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आने वाले दिनों में आलमी खलाई मईशत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 से 7 बरसों में मुल्क का खलाई शोबा एक खुली, ताउन पर मबनी और इख्तराई मईशत में तब्दील हुआ है। आज खलाई टेक्नोलॉजी में सरगर्म 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स मुल्क के खलाई मुस्तक़बिल की नई उम्मीदें बनकर उभर रहे हैं। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एक समय था जब स्टार्टअप्स का मतलब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन आज भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से भी स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। आज देश में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अनेकों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। साथियों, आज भारत केवल एप्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा के साथ हिंद इंडोनेशिया के वज़राए दिफा के तीसरे डायलॉग की आज सदारत अंजाम दी। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मुलाकात इलाक़ाई के दौरान दोनों वज़राए सलामती और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा करने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का दौरा 2 रोज़ा दौरा हिंद इंडोनेशिया में दिफाई ताउन में बढ़ती हुई रफ्तार की अक्कासी करता है और दोनों फरीक़ों की शराकत को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के लिए अज़्म को ज़ाहिर करता है। Including frequent high-level interactions, both India and Indonesia adopted shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific between India and Indonesia.
during visit of our Prime Minister to Indonesia in May 2018, as well as the signing of the enhanced agreement on defense cooperation. My frequent meetings with His Excellency Prabowo Subianto as Defense Minister further strengthen both our countries' commitment to augment defense cooperation. Excellency, state visit of President Prabowo Subianto to India from 23 to 26 January 2025, during which he was also chief guest of our Republic Day parade, has infused fresh impetus to India-Indonesia relations with a renewed focus in defense and security. I must add the colorful and spirited 352-member band and marching contingent display from Indonesian Military Academy captivated us all with their splendid march past. Through the decades, our defense ties have flourished, built on the foundation of the mutual commitment to regional security. Today's dialogue serves as a testament to the growing strength of our defense cooperation, which is an important pillar of our cooperation. Excellency, during the deliberations today, I look forward to have free and frank exchange of views to further deepen and expand our bilateral defense cooperation. Thank you very much, Excellency. Excellencies, Raksha Mantri Sri Rajnath Singh, Minister of Defense of India, distinguished delegates from India, colleagues from Minister of Defense of India, General Anil, my friends, and also ladies and gentlemen. First of all, allow me to begin by expressing my sincere appreciation for the warm hospitality extended to me and my delegates. It is a great honor to participate in this dialogue to further deepen the long-standing relations between our two countries, India and Indonesia. I would also like to extend my sincere appreciation for your Excellencies and to the Minister of Defense, the Armed Forces, and the people of India. उधर कांग्रेस ने कहा है कि लेबर इस्लाहात के नाम पर हुकूमत की तरफ से हाल ही में लाए गए नए लेबर कोड मजदूरों के खिलाफ हैं और उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। गैर मुनज़्ज़म मजदूरों और मुलाजिम कांग्रेस के सदर डॉक्टर ने कहा कि कांग्रेस मोदी हुकूमत के ज़रिए लाए गए नए लेबर कोड की मुखालफत करती है और हुकूमत को उन्हें वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इन ज़ाब्तों की वापस ना लिया गया तो उनकी तंजीम उनके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू कर देगी। को कहा कि यह मजदूर विरोधी है। हमारे साथी हमारे वाइस चेयरमैन रमेश कुमार यादव जी हैं और इसमें 4 कोड हैं: इंडस्ट्रियल रिलेशन, हायर और फायर। 300 तक कामगार को निकालने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, जब चाहे एम्प्लॉयर निकाल सकता है। पहले 100 की ही सीमा थी और ये एक नया इन्होंने तरीका सोचा है कि किस तरह से मजदूरों को गुलाम बनाया जाए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बहुत घातक चीज़ है मजदूरों के लिए। दूसरा है वेतन की परिभाषा को फिर से रीस्ट्रक्चर कर दिया है। पहले वेजेज का कंपोनेंट अलग होता था और ग्रेचुटी, ESI, प्रोविडेंट फंड अलग। अब सबको कंबाइन करके उसके ऊपर ग्रेचुटी और भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक मजदूर का जो टेक अवे सैलरी है वो करीब 50% ही रहेगी और
पे रिवीजन 5 साल में 5 साल उसका अवधि दी गई है, तो महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसका जो वेजेज है, पे है, वो रिवाइज नहीं होगा। आप यह समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक नियम है। पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ बिहार नतायज के बारे में कांग्रेस तर्जमान प्रमोद तिवारी ने आज अपने शुभात का बयान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से वाज़ेह जवाब तलब किया है। प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के सवालात का जवाब भी मांगा है। इसे सिलसिलेवार देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिक घर, स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन सब दिखा दिया कि एक मकान में 500-600 लोग, 65 लाख जो वोट डिलीट हुए बिहार में, वो एक रहस्यमयी कहानी है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, एक एक घर में 1-1 हजार लोग कर्नाटक महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। एक ब्राजील की मॉडल की फोटो बना के हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से खामोश होकर इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। सफाई क्यों नहीं देता? जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए हैं उनका सिलसिलेवार जवाब क्यों नहीं देता? वो नेता विरोधी दल हैं भारत के, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा में हुआ, बीएलओ, फतेहपुर में हुआ, कहा यही जा रहा है कि इनसे कहा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, कांग्रेस या विरोधियों का मतदाता है, उसका नाम जबरदस्ती इनसे हटाने को दबाव जो बनाया जा रहा है, उसी का दुष्परिणाम है ये आत्महत्या या हत्या या मौत। इधर ईडी की तरफ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और कौमी राजधानी दिल्ली के 15 मकामात पर छापे मारे गए। ईडी ने कहा है कि यह मुकदमा सीबीआई के एफआईआर पर मबनी है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेजों के मायने मुतालिक नेशनल खुफिया मालूमात के अफशा मेडिकल कैंपस यानी एनएमसी के अहदेदारों और सरकारी अफसरान को रिश्वत दी गई थी। इससे मुलजिमीन को मेयारात में हेराफेरी करने और मेडिकल कॉलेजों में तालीमी कोर्स चलाने की मंजूरी हासिल करने में मदद मिली थी। हुकूमत हिंद ने कहा है कि उसे बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त मौसूल हुई है और उस पर मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। एक प्रेस ब्रीफिंग में हसीना की हवालगी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने तस्दीक की है कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश से हसीना की हवालगी की दरख्वास्त मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि इसका मुताला किया जा रहा है और वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि हसीना ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से हिंदुस्तान में पनाह ले रखी है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। We have received the request and this request is being examined as part of ongoing judicial and internal legal processes. We remain committed to the best interest of the people of Bangladesh, including peace, democracy, inclusion and stability in that country, and will continue to engage constructively in this regard with all stakeholders. मधु, आपके चीन से संबंधित दोनों प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए हैं। यशी, अफगानिस्तान, on Afghanistan, you would have followed the visit of the industry and commerce minister. He had several meetings here. He met the external affairs minister. He also met the commerce and industry minister here, as also the minister of state for commerce and industry. He also attended the India International Trade Fair, where several Afghan companies and traders, they displayed their wares and displayed their products and services. Since this visit was focused to strengthen Afghanistan-India business ties, he had a range of meetings with chambers on our side
ASSOCHAM, PhD, Chamber of Commerce, with the export promoting agencies and councils such as Pharmexil, APEDA and Texoprosil. Texoprosil is about textile. दिल्ली में कांग्रेस ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रेखा गुप्ता से अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ के नारे लगा रहे थे। गुप्ता के अलामती पुतले की लाबी ज़बान को दिखाया जा रहा था। वाज़ेह है कि रेखा गुप्ता ने साबिक़ा हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बुनियादी सहूलियात जैसे बैतुल खुला, पार्क्स, सड़कें, निकासी का निज़ामुल खुला और झुग्गियों में रहने वालों को रिहाइश फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं और हुकूमतों को नुक्ते नज़र गरीबों, पसमानदा तबकों को महरूम और उन्हें खौफजदा करने का है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अपनी जवान पे लगाम लगाओ, अपनी जवान पे लगाम लगाओ, चलो अपनी जवान पे लगाम लगाओ, 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 अपनी जवान पे लगाम लगाओ। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की कई रियासतों में वोटर लिस्ट की SIR मुहिम को लेकर जारी सियासी हंगामे के दरमियान हैरतअंगेज़ तौर पर RSS से वाबस्ता तंजीम ने भी संगीन सवालात उठाए हैं। RSS ने SIR की मियाद में तौसी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इतने कम वक्त में SIR का काम पूरा होना मुश्किल है। इसके साथ ही इस अमल के दौरान मौत का शिकार होने वाले BLOs के लवाकिन को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा भी किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज वादी के मुख्तलिफ अजला में कलअदम तंजीम जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ एक हमगीर और मरबूत कार्रवाई अंजाम दी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि छापों के दौरान मुतअद्दिद रिहायशी घरों, तंजीम से मुंसलिक अफराद के ठिकानों और मुख्तलिफ इदारों में सर्च ऑपरेशन का काम अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात, दस्तावेज़ात, लिटरेचर और दीगर मवाद जब्त किया गया है, जिन्हें तकनीकी जाँच के लिए पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया है। मायनाज़ अदाकार धर्मेंद्र के देहांत के 3 दिन के बाद मारूफ अदाकार हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने शौहर को याद करते हुए एक तवील और जज्बाती नोट शेयर किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ धर्मेंद्र की शख्सियत, फ़न और ख़ानदानी ज़िंदगी का जिक्र किया, बल्कि इस खला के बारे में भी लिखा है जो अब हमेशा उनके साथ रहेगा। हेमा मालिनी ने पोस्ट की शुरुआत उन अल्फाज से की है कि धर्म जी वो मेरी ज़िंदगी के कई पहलू थे, मोहब्बत करने वाले शौहर, हमारी 2 बेटियों ईशा और अहाना के शफीक वारिद, दोस्त, फ़लसफ़ी रहनुमा, शायर और हर मुश्किल वक्त में मेरा सहारा। वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र ने उनके ख़ानदान के हर फ़र्द को अपनी सादगी, मोहब्बत भरी तबीयत से हमेशा मुतासिर किया और सबके करीब रहे। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी पर कांग्रेस अरकान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया है। तमाम अफराद ने चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के साथ हाजिर हुए। इन अफराद ने यह दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली में अब शहरियान का जीना कितना मुश्किल हो गया है। वाज़ेह है कि दिल्ली में आलूदगी की सतह बहुत संगीन है और उसे हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। खलाई शोबा में इस्लाहात ने हिंदुस्तान को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना दिया। वज़ीर आज़म का बयान। हैदराबाद में मुल्क की सबसे बड़ी रॉकेट फैक्ट्री का वर्चुअल तौर पर किया इफ्तिताह। नए लेबर कोड मजदूर मुखालिफ है, हुकूमत उन्हें फौरी तौर पर वापस ले लें। कांग्रेस का मुतालबा, मुल्क गिर एहतजाज की भी धमकी। मेडिकल कॉलेजों में बदनवानी मामले में मुल्क भर में ईडी के छापे। RSS से वाबस्ता तंजीम ने SIR पर उठाए संगीन सवाल। BLO की खुदकुशी पर इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। वादी कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ वसी पैमाने पर छापे। मुतअद्दिद अजला में तलाशी कार्रवाइयाँ तेज। और कांग्रेस अरकान का दिल्ली में बढ़ती आलूदगी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ऑक्सीजन मास्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की शिरकत।
तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।